Good morning, friends. Today's topic is Maxwell's second equation. Topic is Maxwell's second equation. Earlier we studied Maxwell's first equation, and this is the seventh video of Introduction to Electromagnetism. When we learn about Maxwell's second equation, this equation based on Gauss law for magnetostatics. What is this equation based on Gauss law for magnetostatics? In other words, we also say that magnetic field based on Gauss law for magnetic field. तो डियर फ्रेंड्स, अगर इसके बारे में अपन बात करते हैं कि जो गॉस ने जो लॉ दिया था मैग्नेटिक फील्ड के रिलेटेड या मैग्नेटोस्टैटिक्स के बारे में, इसमें उन्होंने क्या बताया था कि अगर मैं कोई भी क्लोज सरफेस लेता हूं, जैसे मैंने एक क्लोज सरफेस लिया है, अगर मैं क्लोज सरफेस इंटीग्रल करता हूं मैग्नेटिक फील्ड, ये क्या है, मैग्नेटिक फील्ड डेंसिटी B, क्योंकि B डॉट ds लिखा है मैंने, इसका मतलब B मैग्नेटिक फील्ड डेंसिटी होगी, और अगर B के अंदर मैं डिवाइड कर दूं dA का, तभी तो ये BdS लिखा है मैंने, है ना। तो अगर बात करता हूं कि मैग्नेटिक फील्ड डेंसिटी का अगर मैं क्लोज सरफेस इंटीग्रल लेता हूं, वो हमेशा इक्वल होता है फाई B के। तो आप पूछोगे सर ये फाई B क्या है? ये फाई B क्या है? स्केलर मैग्नेटिक फ्लक्स। ये फाई B क्या है? स्केलर मैग्नेटिक फ्लक्स। लेकिन आप सब बोलोगे सर हमने तो ये लो पढ़ा ही नहीं है, हमने तो ऐसा पढ़ा है कि सर BdS इक्वल्स टू क्या होता है? 0। आपने आज तक अगर गॉस लॉ फॉर मैग्नेटिक फील्ड पढ़ा होगा, आपने ये पढ़ा होगा BdS इक्वल टू 0, लेकिन सर आपने ये तो एक नई चीज बताई है कि BdS इक्वल्स टू फाई B। ऐसा भी होता है? बिल्कुल ये होता है, ऐसा ही है, लेकिन अपन इसको ऐसे इस वाले फॉर्म में लेके आएंगे। देखो कैसे लाया जाता है, इसके बारे में अपन देखते हैं। तो अगर मैं बात किया जाए इसके बारे में कि क्लोज सरफेस इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड डेंसिटी इज इक्वल टू स्केलर मैग्नेटिक फ्लक्स। अगर बात की जाए, ये जो स्केलर मैग्नेटिक फ्लक्स होगा वो किसी भी क्लोज सरफेस का हो सकता है, कोई भी क्लोज पाथ का हो सकता है, उसकी अपन बात बाद में करेंगे। तो ये था आपका गॉस लॉ फॉर मैग्नेटिक फील्ड। लेकिन सर आप तो बात करते हो कि BdS इक्वल टू क्या होगा? फाई B होगा। तो अपन इसके बारे में और देखते हैं। दो चीजें आपने नाम सुना होगा आपने, एक होता है स्केलर इलेक्ट्रिक फ्लक्स, एक होता है स्केलर मैग्नेटिक फ्लक्स। अगर नाम नहीं सुना है तो अब सुन लेना, क्योंकि काफी इंपॉर्टेंट चीजें हैं दोनों। बहुत कम बार इस चीजों के बारे में आपको बताया जाता है, लेकिन आपको पता होना चाहिए। अगर स्केलर इलेक्ट्रिक फ्लक्स की बात की जाती है, तो जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा वो हमेशा अपन ये मानते हैं कि कोई आउटवर्ड डायरेक्शन में इमेजिनरी लाइंस होगी, जो कहां जा रही होगी? आउटवर्ड डायरेक्शन में जा रही होगी। लेकिन अगर मैं स्केलर मैग्नेटिक फ्लक्स की बात करूंगा, तो ये स्केलर मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होता है आपको पता होगा। ये कोई भी अगर आपका करंट कैरिंग वायर है, उसके अराउंड अगर मैं बात करूं सर्कुलर डायरेक्शन होगी, है ना, या कोई इसके अराउंड बोल सकता हूं, इसके जो आपकी लाइंस होगी या जो सर्कुलर पाथ होगा उनका, उन लाइंस का, किसका? इस मैग्नेटिक फ्लक्स का, है ना। वो ये कब प्रोड्यूस होगा आपको पता है? जब करंट कैरिंग कोई वायर होगा, उसके अराउंड उसके पास ही आपको मिलेगा क्या? ये स्केलर मैग्नेटिक फ्लक्स। अब मैं स्केलर इलेक्ट्रिक फ्लक्स की अगर बात करता हूं, तो स्केलर इलेक्ट्रिक फ्लक्स को प्रोड्यूस होने के लिए, या इलेक्ट्रिक फ्लक्स की बात करूं मैं, वहीं पे होगा जहां पे आपके पास क्या हो? कोई ना कोई सोर्स और सिंक हो। सोर्स या सिंक हो। सर ये सोर्स और सिंक क्या होता है भैया? ये इलेक्ट्रिक फ्लक्स के केस में सोर्स और सिंक क्या हो सकता है? आपका चार्ज भी एक सोर्स और सिंक है। आपने देखा होगा इलेक्ट्रिक फ्लक्स लाइन देखी थी जब मैंने आपको बताया भी था कि अगर प्लस क्यू चार्ज था और माइनस क्यू चार्ज था, है ना, तो क्या हो रहा था? लाइनिंग जो आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन थी वो क्या हो रही थी? एक बार तो अंदर की तरफ आ रही थी इनवर्ट डायरेक्शन में, आउटवर्ड डायरेक्शन में जा रही थी, है ना। लेकिन अगर मैं बात करता हूँ स्केलर मैग्नेटिक फ्लक्स की, तो उस केस में कोई भी सोर्स और सिंक नहीं होता। इसके अंदर हमेशा क्या होता है? कोई करंट कैरिंग वायर होना चाहिए, है ना, कोई कंडक्टर होना चाहिए। उसी केस में आप मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होगा? प्रोड्यूस होगा, है ना। तो ये आपको पता चल गया दोनों केस।
ये दोनों में डिफरेंस है। तो आपने बोला कि सर क्लोज सरफेस है, तो क्लोज सरफेस, लेकिन जब मैं बात करता हूं सरफेस के केस में, आपको पता होना चाहिए, अगर उस सरफेस की बात करता हूं तो अगर गोस ने बताया कि जो मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी का जो सरफेस इंटीग्रल है वो 5e के इक्वल होगा, लेकिन आपको पता होगा उस अगर इसके लिए कोई क्लोज पाथ क्लोज सरफेस होता ही नहीं है जब 5e के लिए, तो इस 5e की वैल्यू इस केस में कितनी होगी, 0, क्योंकि अपन उसको इनक्लोज कर ही नहीं पाएंगे, उस इनक्लोज में 5e की वैल्यू होगी नहीं, क्योंकि कोई इलेक्ट्रिक फील्ड तो है नहीं, इलेक्ट्रिक फील्ड है तो अपन उस सरफेस में निकाल सकते हैं। लेकिन अगर मैं मैग्नेटिक फील्ड की बात करूंगा या फ्लक्स की बात करूंगा तो उसके लिए क्लोज सरफेस नहीं होता है ना, तो इसकी 5e की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0। इसका मतलब ये B डॉट ds की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0। तो ये आपका क्या है, गोस लॉ फॉर मैग्नेटिक फील्ड। लेकिन सर जब भी अपन मैक्सवेल की इक्वेशन की बात करते हैं तो अपन क्या देखते हैं, अपन उसकी इंटीग्रल फॉर्म और कौन सी फॉर्म देखते हैं, डिफरेंशियल फॉर्म देखते हैं। तो आप इंटीग्रल और डिफरेंशियल फॉर्म बताइए हमें, तो अब इसकी इंटीग्रल और डिफरेंशियल फॉर्म देखते हैं अपन। तो देखो BDS इक्वल टू 0, लेकिन आपने गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम पढ़ी है, बिल्कुल पढ़ी है गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम। गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम अपने को क्या बोलती है बताओ, कि जो ये BDS है, ये जो BDS है सरफेस इंटीग्रल है, वो किसके इक्वल होगा, वॉल्यूम इंटीग्रल के इक्वल होगा, किसका, कौन से वाले का, B डॉट dV। क्या आपने ये पढ़ा था, है ना, ये जो सरफेस इंटीग्रल है ये किसके इक्वल, B डॉट dV, या आपने ऐसे लिखा होगा इसको, सॉरी आपने ऐसे लिखा होगा, ऐसे लिखा था डेल डॉट बी, है ना, या इसका डाइवर्जेंस ऑफ बी लिखा होगा, है ना, दोनों में से एक लिखा होगा कि BDS है वो क्या होगा, कैसे अपन लिख सकते हैं इसको। तो आपको पता चल गया कि डेल डॉट, अब अगर ये आपकी इक्वेशन फर्स्ट है, इसको मैं इक्वेशन सेकंड नाम दूं, इस इक्वेशन को मैं इक्वेशन थर्ड नाम दूं, तो अगर आपको पता है BDS इक्वल टू 0 है तो इसका मतलब डेल डॉट बी dV इक्वल्स टू भी क्या होगा, 0, क्योंकि BDS 0 है तो ये भी 0 होगा, है ना। तो ये जो इक्वेशन थी आपकी इक्वेशन, ये थर्ड इक्वेशन थी, इस इक्वेशन को क्या बोला जाता है, बता सकते हो क्या बोला जाता है इसको, इंटीग्रल फॉर्म, या इसको भी बोल सकते हो कि इस वाली फॉर्म को अपन क्या बोलते हैं, इंटीग्रल फॉर्म ऑफ मैक्सवेल सेकंड इक्वेशन, क्योंकि इंटीग्रल फॉर्म है। अगर मैं डिफरेंशियल फॉर्म की बात करूं तो डेल डॉट बी, आपको पता है वॉल्यूम का इंटीग्रल की बात करूं मैं, क्या किसी भी सरफेस के लिए उसकी वॉल्यूम इंटीग्रल कभी 0 होगा, कभी भी नहीं 0 होगा, इसका मतलब क्या वैल्यू 0 होगी, डेल डॉट बी है वो क्या होगा, 0 होगा। तो ये इसकी क्या है, ये अपनी डिफरेंशियल फॉर्म है, किसकी डिफरेंशियल फॉर्म है, मैक्सवेल सेकंड इक्वेशन, मैक्सवेल सेकंड इक्वेशन। बिल्कुल आसान है बच्चों, दोबारा एक बार रिवाइज करवा देता हूं आपको। मैक्सवेल की सेकंड इक्वेशन है, कौन से लॉ पे बेस्ड है, गॉस लॉ फॉर मैग्नेटिक फील्ड और गॉस लॉ फॉर मैग्नेटोस्टैटिक्स। दो तरीके से बोल सकते हैं, एक तो अपन बोल सकते हैं कि क्लोज सरफेस इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड डेंसिटी इज इक्वल टू द स्केलर मैग्नेटिक फ्लक्स इनक्लोज्ड बाय दिस सरफेस, और अपन ये बोल सकते हैं कि टोटल आउटगोइंग फ्लक्स होगा किसी भी सरफेस से, वो हमेशा क्या होगा, आपको पता होना चाहिए वो किसके इक्वल होगा, इस 5e के इक्वल होगा। तो दोनों तरीके से अपन एक्सप्लेन कर सकते हैं। बाद में मैंने गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम का यूज किया है, और गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम का यूज करेंगे तो ये गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम होती है, इसकी हेल्प से अपन BDS की जगह क्या ये वाली वैल्यू पुट करेंगे तो अपन डेल डॉट बी इक्वल टू 0 आ जाएगा, और ये क्या हो जाएगा आपका, अपन इसका डिफरेंशियल फॉर्म भी लिख सकते हैं। तो सिंपल सा लो है, गॉस के ऊपर बेस्ड था, ठीक है। मैंने आपको बताया था कि काफी इंटेलिजेंट साइंटिस्ट थे अपने, कौन से, मैक्सवेल। मैक्सवेल के बारे में आपको एक और अच्छी बात बता दूं, जो आपकी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थी, EMW का नाम आपने सुना होगा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, है ना। ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की जो स्पीड थी या वेलोसिटी की बात की थी, वो किसने बात की थी, किसने बताया था कि इनकी स्पीड कितनी होती है, मैक्सवेल ने बताया था। और आप सबको पता होगा कि EMW की स्पीड कितनी होती है, स्पीड ऑफ लाइट के बराबर होती है। तो आपको थोड़ा बहुत इसके बारे में पता होना चाहिए। तो अपन नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे मैक्सवेल थर्ड इक्वेशन। थैंक यू।